नमस्कार दोस्तों। आज हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे और आरबीआई के जो टूल्स हैं, आरबीआई के क्या काम हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एक्सेट्रा के बारे में आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बस आपको ये करना है कि अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है और मेरा ये प्रयास है कि इसको देखने के बाद कोई भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से रिलेटेड छूटेगा नहीं। तो आइए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रयास किया गया था बैंक को बनाने का, वो 1914 में चैम्बरलिन आयोग के सुझाव पर एक केंद्रीय बैंक बनाने का निर्णय लिया गया। और क्या किया गया कि सरकार ने इस बात को 1921 में मानते हुए बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण 1921 में हुआ और बाद में 1 जुलाई 1955 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो दोस्तों, हमने जाना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज हमको दिखाई पड़ रहा है, जो भारत का एक सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। अब आइए हम आरबीआई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। हिल्टन यंग कमीशन एक 1926 में बनाया गया था, जिसने ये सुझाव दिया कि जो भी केंद्रीय बैंक हो भारत का, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाए। आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना की गई। उस समय उसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना के समय उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो ध्यान रखिएगा, मुंबई नहीं लगाना है, कोलकाता लगाना है। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। जब आरबीआई बना था तब वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं था। उसका नेशनलाइजेशन जब किया गया तो क्या हुआ, उसका जो वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, यानी एक सरकारी बैंक हो गया और उसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई जो है शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है दोस्तों कि नेशनलाइजेशन क्या होता है। जब भी कोई बैंक होता है तो उसमें कुछ प्राइवेट का शेयर होता है और कुछ जो है गवर्नमेंट का शेयर होता है। अगर गवर्नमेंट का शेयर 51% है या इससे ज़्यादा, तो ऐसे बैंकों को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। अगर इस हिस्सेदारी को गवर्नमेंट बेचती है और किसी प्राइवेट को दे देती है और यह हिस्सेदारी 50% से कम हो जाती है, तो वो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं रह जाता है। ये आपको ध्यान रखना। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि मोर देन 50% ऑफ द शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास है उस बैंक का। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आरबीआई बना, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद आरबीआई और 2 देशों के जो है केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता था। जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान का भी काम देखता था, यानी, और मार्च 1947 तक आरबीआई बर्मा का भी बैंकर था। बर्मा जो आज म्यांमार कहा जाता है। अगर हम आमतौर पे फाइनेंशियल ईयर देखते हैं तो हमको पता लगता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर बनाए गए वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जैसे हमने आपको बताया कि आरबीआई की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 5 करोड़ पूंजी के साथ। तो उस समय जो उसके गवर्नर बनाए गए थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ये एक विदेशी थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कब बने, तो पहले भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख, जो 1943 में बने। तो अगर सवाल कैसे भी पूछा जाए कि आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कब बनाया गया, तो 1943। कौन बनाया गया, तो सीडी देशमुख। अब इसका काम क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो मनी सप्लाई करना, अगर मार्केट में मनी ज़्यादा हो गई है तो उसको अपने पास खींचना, अगर मार्केट में मनी
कम है तो उसको सप्लाई करना। मनी मार्केट कंट्रोल यानी बाजार को भी नियंत्रण करना आरबीआई के काम में शामिल है। अब मेन फंक्शन आप देखते हैं कि क्या क्या है। मॉनेटरी फंक्शन का मतलब है कि पैसे से जुड़ी हुई आरबीआई की क्या फंक्शन है, तो पत्र मुद्रा निर्गमन कार्य। इसका मतलब है कि पेपर करेंसी जो है उसका निर्गमन जो है कैसे करती है आरबीआई। तो देखते हैं, नोट जारी करना पहला है नोट। तो आरबीआई 2 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक के नोट को जारी कर सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 रुपये से है, 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी नहीं करता है। और मैक्सिमम कितने तक का कर सकता है नोट? 10,000 तक का। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। और इस पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त सचिव का होता है। एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो ना आरबीआई गवर्नर का होता है, ना फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। इस पे जो सिग्नेचर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। नोट छापने का अधिकार आरबीआई को कब मिला है, कैसे मिला है? तो 1956 तक तो ये आनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर नोट छापता था। उसके बाद 1957 से अब तक ये मिनिमम रिजर्व रेशियो के आधार पर नोट छापता है। अब मिनिमम रिजर्व रेशियो क्या है कि 200 करोड़ की पूंजी हमेशा आरबीआई के पास होनी चाहिए, 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का फॉरेन बॉन्ड। हर नोट के पीछे सरकारी प्रतिभूति छापी जाती है। तो पेपर करेंसी से रिलेटेड जो मुख्य बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उसको हमने यहाँ पर कर दिया। अब आइए बात करते हैं सिक्कों की। तो सिक्कों की ढलाई सरकार करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिक्कों की ढलाई आरबीआई नहीं करता, सिक्कों की ढलाई आरबीआई करती है, लेकिन इसका वितरण, माफ़ करिएगा दोस्तों, सिक्कों की ढलाई सरकार करती है लेकिन इसका वितरण आरबीआई करता है। और आरबीआई वायदा करता है कि हम सिक्के का भुगतान करेंगे, वितरण करेंगे, लेकिन अंतिम रूप से भुगतान कौन करता है? सरकार करती है। दोनों बातें बहुत ही गौर से समझने लायक है। ढलाई सरकार करती है, वितरण आरबीआई करता है। वितरण का वादा आरबीआई करता है, लेकिन वितरण कौन कर रहा है? अंतिम रूप से भुगतान कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार को आरबीआई आर्थिक सलाह भी देता है और इसके लिए वो कोई फीस नहीं लेता है। अब देखिए, एक हमने सुना था कि रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक है, वो क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला सुझाव दिया था कि ग्रामीण या क्षेत्रीय बैंक जो बनाए जाने चाहिए, वो आरजी सरैया समिति ने दिया था। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई वो एम नरसिंघम समिति के आधार पर की गई। बाद में फिर एक केलकर समिति आई दोस्तों, जिसने ये कहा कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनको इनके स्पॉन्सर्ड या प्रवर्तक बैंकों में मर्ज कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, कृषि के लिए वित्त की व्यवस्था। 2 अक्टूबर 1975 तक 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1975। इसमें हिस्सेदारी देख लेते हैं कैसे कैसे होती है। तो केंद्र की जो हिस्सेदारी है वो इसमें 50% है। प्रवर्तक बैंक की जो हिस्सेदारी है वो 35% है और राज्य की हिस्सेदारी 15% है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य का प्रतिशत यहाँ सबसे कम है। अगर हमको सीक्वेंस लगाने को आ जाए कि रीजनल रूरल बैंक या ग्रामीण बैंकों में हिस्सेदारी का क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार, उसके बाद प्रवर्तक बैंक और उसके बाद राज्य सरकार। केलकर समिति ने सुझाव दिया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में मिला दिया जाए। अब आइए हम देखते हैं कि एक जो कोऑपरेटिव बैंक हम सुनते हैं वो क्या है। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है कई स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। तो प्राथमिक साख समिति, जो सहकारी बैंक है उसका नाम होता है प्राथमिक साख समिति। ग्राम स्तर पे इसको जो स्थापित करते हैं। फिर जिला स्तर पे इसको करते हैं जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक। उसके बाद जो सर्वोच्च सहकारी बैंक होता है उसको कहते हैं राज्य सहकारी बैंक। इसका भी उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, कृषि विकास, गरीबों को वित्त की उपलब्धता।
सिडबी की स्थापना कब हुई? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ है। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। ठीक है। उसके बाद बीमा क्षेत्र के सुधार की अगर हम बात करें तो मल्होत्रा समिति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई वो शेरवानी समिति, और बैंकिंग वित्तीय सुधार हुई वो नरसिम्हन समिति। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोई समिति है नरसिम्हन समिति, वो किसकी लिए है? तो बैंकिंग सुधार के लिए है। अब ध्यान रखिए कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना भी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब आइए हम देखते हैं कि बाजार को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता है। तो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, सीआरआर है और एसएलआर है। इन सभी रेटों की समीक्षा जो है हर 2 महीने पर एमपीसी द्वारा की जाती है। अब देखते हैं कि क्या होता है। रेपो रेट क्या है? कि वह रेट जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कम समय के लिए लोन देता है। कम समय का मतलब है कि 1 रात के लिए, 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए। कॉमर्शियल बैंक मतलब जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी, जो बैंक हमारे बाज़ार में प्रचलित हैं, इन्हीं बैंकों को हम क्या कहते हैं? कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। मान लीजिए स्टेट बैंक है जिसने आरबीआई से 7 दिन के लिए उधार लिया, तो जो रेट लगाया जाएगा या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे करेगा आरबीआई को, वो रेपो रेट कहलाएगा। अब बैंक रेट क्या है? जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टाइम के लिए लोन देता है। अब मान लीजिए स्टेट बैंक को 14 दिन से ज़्यादा के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, तो क्या करेगा कि तब जो आरबीआई चार्ज करेगा रेट स्टेट बैंक से ब्याज लेने के लिए, उसको बैंक रेट कहा जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट बैंक या कॉमर्शियल बैंक कोई भी हो, पीएनबी हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, ये बैंक बाज़ार में पैसा ना देने के बजाय अपना पैसा सेफ रहे, इसलिए ये सोचते हैं कि हम अपना पैसा आरबीआई को जमा करते हैं। इसके एवज में आरबीआई इनको इस पैसे पर इंटरेस्ट देता है। तो जब कॉमर्शियल बैंक अपने पैसे को रिजर्व बैंक में जमा करते हैं और जिस रेट से आरबीआई इनको इंटरेस्ट देता है, उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जब महंगाई का दौर आता है तो आरबीआई क्या करता है कि रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन सभी में बढ़ोतरी कर देता है। अब देखिए कैसे इसमें होता होगा। जैसे रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी तो बैंकों को आरबीआई को ज़्यादा लोन चुकाना पड़ेगा। महंगाई का मतलब है कि बाज़ार में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के पास, तो जब ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड खूब बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। अब अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो परचेजिंग पावर कम होगी। इस परचेजिंग पावर को कम करने के लिए बाज़ार से पैसे को आरबीआई क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। अब किसके थ्रू? खुद तो आरबीआई जाएगा नहीं कि लाइए हमको पैसा दे दीजिए। वो क्या करेगा कि वो बैंकों के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश करता है। वो करता है कि रेपो रेट, यानी बैंकों को उसने उधार जो दिया था उस पर जो रेट लेता था उस रेट को वो बढ़ा देता है। तो क्या होता है कि बैंकों को ज़्यादा लोन ब्याज चुकाना पड़ता है, तो वो पैसा देने की जो है क्षमता उनकी बाज़ार में घट जाती है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, रेपो रेट तो ठीक है, बैंक रेट भी ऐसे ही काम करेगा। इसमें भी जो है क्या करना है, कमर्शियल बैंकों को आरबीआई को पैसा देना है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि महंगाई के दौर में रेपो रेट तो बढ़ रहा है तो रिवर्स रेपो रेट तो घटना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आइए समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए कि आरबीआई, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा जमा करते थे तो 7% ब्याज पाते थे, और मान लीजिए इन्होंने 11% पर जो है ये पब्लिक को पैसा लोन दे रहे हैं। 4% का जो है इनको मुनाफा हो रहा है, ये ले रहे हैं, यहाँ जमा कर रहे हैं तो 7% है, और अगर पब्लिक को दे रहे हैं तो 11% है।
तो बैंक क्या सोचेंगे कि आरबीआई में जमा करने से अच्छा है कि हम पब्लिक को दे दें। लेकिन अब आरबीआई अगर महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लीजिए वो 9% कर दिया, ठीक। अब देखिए अभी भी 11% ही है, 2% का फ़ायदा अभी भी कॉमर्शियल बैंक को हो रहा है अगर वो पब्लिक को लोन दे रही है। लेकिन बैंक सोचते हैं कि पब्लिक को अगर हम देंगे तो उसमें पैसा डूबने का भी रिस्क है, उसके बाद मान लीजिए वो पैसा नहीं दे पाया तो दिवालिया घोषित हो जाएगा। अगर पैसा दे भी पा रहा है तो वसूली के लिए उसको दुनिया भर के प्रोसीजर जो है फॉलो करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि 7% से 9% हो गया है इंटरेस्ट, तो हम अपना पैसा कहाँ जमा कर दें, आरबीआई के पास जमा कर दें। जब चाहेंगे तब हम निकाल भी लेंगे इस पैसे को, और जब चाहेंगे तो जो है इंटरेस्ट इसमें हमको समझ में आएगा जब, तो हम अपना निकाल के पब्लिक को दे देंगे। इस वजह से ऐसा होता है कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने पर बैंक क्या करते हैं, आरबीआई में पैसा जमा करना को ज़्यादा सेफ समझते हैं। इसी का उल्टा कर देते हैं, जब महंगाई घटती है, डिफ्लेशन आता है, तो क्या होता है कि अब आरबीआई रेपो रेट को घटा देता है। तो अगर रेपो रेट को घटा देगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा जब आएगा तो ज़्यादा लोन देंगे, तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा पहुँचेगा। जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा पहुँचेगा तो ज़्यादा खर्च करेगी, तो जो मंदी है वो अपने आप दूर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बैंक रेट में भी यही होगा, क्योंकि वो रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए था और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में भी आरबीआई कमी कर देता है जब उसको मंदी के दौर को दूर करना है। यानी अगर अब स्टेट बैंक या कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा जमा करेंगे तो उनको कम ब्याज मिलेगा, तो उसकी अपेक्षा वो सोचेंगे कि हम पब्लिक को लोन दें और ज़्यादा ब्याज कमाएं। इस तरह से क्या होगा कि मार्केट से जो मंदी होगी वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरीके से आरबीआई की स्थापना हुई, बैंकों की स्थापना हुई, सहकारी बैंक क्या होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, और किन टूल्स का इस्तेमाल करके मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करता है। इसके आगे हम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, उसके लिए नमस्कार।